तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अभी तक हम लोगों ने हमारी सीरीज आप देख रहे हैं 4 दिन से लगातार चल रही है। और एक हेल्थ सीरीज स्टेम सेल थेरेपी के ऊपर है जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर हम काफी चर्चा कर रहे हैं, और डे बाय डे हम उसमें आगे एडवांस लेवल पर चलते जा रहे हैं। अभी तक हमने देख लिया स्टेम सेल के बारे में, उसका मोड ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट, कहाँ से ये डिराइव्ड हुआ है, वो सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। और ये शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज, मैंने ऑडियो तो वैसे भेजा है, फिर भी मैं आप लोग को एक बार बोल दूं कि और आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा आप लिखकर अपने नेम के साथ या तो मुझे सेंड कर दीजिए, या जिनके थ्रू आप आए हैं उनको आप सेंड कर दीजिए। लास्ट 2-3 डेज में जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो हम पर्सनल में सबके क्वेश्चन ले लेंगे, ताकि हमारा टाइम थोड़ा कंज्यूम, ज्यादा वेस्टेज ना जाए। ठीक है? तो ये एक रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि हम जब डे बाय डे हम सेशन कर रहे हैं तभी हमारे क्वेश्चंस हमको आ जाते हैं कि हमको ये पूछना है, तो आप तभी लिख लीजिए। ठीक है? तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कि हमारा जो ये, हमें हेल्थ इश्यूज क्यों होते हैं, ठीक है, या फिर हमारे ऑर्गेन का डिसफंक्शनिंग क्यों होता है, उसके ऊपर सर हमें काफी चर्चा करेंगे। उसके बाद कि हमारी थेरेपी, जो आज की थेरेपीज हैं जैसे कि एलोपैथी है, नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, इससे डिफरेंट क्यों है। साथ में इसका सक्सेस रेट क्या है, क्योंकि लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या ये गारंटी दोगे आप, तो हमको एक सक्सेस रेट भी देखना पड़ेगा कि जो आप जो हमको स्टेम सेल के बारे में जानकारी है, पर बहुत हद तक हमको ह्यूमन स्टेम सेल के बारे में जानकारी है, तो उसके कंपैरिजन में जो ये प्लांट डिराइव स्टेम सेल है जो कि यूनिवर्सल है, इसका सक्सेस रेशियो क्या है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करूं, मैं सुमेर सर को वेलकम करूंगी कि सर, ओवर टू यू, और अभी आप इसके आगे का टॉपिक आप ले लीजिए। थैंक यू एंड वेलकम सर। Thank you, ma'am. Are you listening me? यस सर, हाँ। Okay, thank you. सबसे पहले तो आप सबको मैडम जी का भी गुणगान थोड़ा कर लेना चाहिए कि जो अपने टाइम पे टाइम निकाल के कैसे जो है कि एग्जैक्ट टाइम पे जो है कि वो हो जाते हैं। मैं बिना किसी टाइम को बिगाड़े हुए हम लोग जो है कि शुरुआत करते हैं सर, और मैम जितने भी हैं, आप सबका इस जूम मीटिंग में वेलकम है। मोस्टली वेलकम है हमारे गांधी सर का, अ, जो हम सबके साथी हैं और बहुत ही लॉयल और जबरदस्त और जानदार शानदार लीडर है, तो उनका भी जो है कि इस मीटिंग में हमारी तरफ से स्वागत है सर। बाकी मैं सबका नाम लेने जाऊंगा तो फिर टाइम इसमें ही पूरा हो जाएगा, इसलिए मैं सोचता हूँ सर कि हम शुरू करते हैं। अ, अ, कल मैंने जहां पर छोड़ा था, आज जो मैडम ने बोला है उस टॉपिक को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे सर। मैं आपका दोस्त राजपूत सुमेर सिंह वडोदरा से हूँ सर। जो मेरे को नहीं जानते वो जान ले सर, मैं बड़ौदे में रहता हूँ, और स्टेम सेल थेरापी के ऊपर 2015 से जो है कि हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। और जहां तक रिजल्ट की जहां तक बात आती है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तीन बात थी सर, कल मैंने जहां पर छोड़ा था, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ये होते हैं कि हमको रिजल्ट कब और कितने समय में मिलेंगे। तो सर आपको याद रखना चाहिए कि अगर आपके पास अनक्योरेबल डिजीज, यानी कि आपको अगर अनक्योरेबल डिजीज हो चुकी है, जिसका कोई उपाय नहीं है, जिसका कोई तरीका नहीं है, जिसका कोई कुछ हो नहीं सकता, जिसको खाली आप जो है कि एक कंट्रोल करके रख सकते हैं सर, तो ऐसी कोई सी भी बीमारी, उसका वन बाय वन भी हम लोग जो है कि डिस्कशन करेंगे सर। लेकिन ऐसी अगर आपको हो गई है तो सर, सबसे पहले तो आपको डोज लेने में क्या करना है उसका खास ध्यान रखना है। डोज के बारे में मैंने कल चर्चा की थी, लेकिन मैं फिर से उसको एक बार से बताना चाहूंगा। आप अगर स्टेम सेल थेरापी ले रहे हैं तो एंटी एजिंग और प्रिवेंशन को छोड़ के, अगर आप एंटी एजिंग के फॉर्मूले पे इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 3 महीना काफी है आपके लिए। प्रिवेंशन के लिए भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके लिए 3 महीना काफी है, 90 डेज। लेकिन अगर आप किसी भी क्रॉनिक डिजीज के लिए इस प्रोडक्ट को ले रहे हैं मेरे भाई, तो सबसे पहले कल मैंने बताया था कि आप जो जहां से जिस भी प्रकार का ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसको बंद मत करना, उसके साथ इसको चालू रखना। कई सारे लोग ये बोलते हैं सर कि फिर हमें पता कैसे चलेगा कि इससे फायदा हुआ या फिर हम जो पहले वाली ले रहे हैं उससे फायदा हुआ। तो उन मेरे सभी भाइयों और बहनों या मैडम को बोलना चाहता हूं कि आपको अगर जो आप अभी तक ले रहे हैं, जहां से एलोपैथी हो के कोई सी भी पैथी हो सर,
अगर उससे फायदा होने वाला होता और उससे ठीक होने वाला होता तो आप अभी तक हो ही गए होते ना सर। लेकिन हम उसको आपको एकदम छोड़ने के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसके पीछे दो वजह है सर। पहली वजह तो यह है कि हमारा जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं या जो ये थेरापी आपने शुरू की है, एक किसी भी सेल को जो है कि रीजनरेट होने में, एडल्ट होने में और वर्कआउट करने में 90 डेज का समय लगता है। और 90 डेज तक अगर आपने वो पहले वाली प्रोडक्ट बंद कर लिया तो आपकी जो डिजीज है वो ज्यादा क्रॉनिक हो सकती है। इसलिए हम नहीं चाहते कि आपकी वो डिजीज क्रॉनिक हो, पहली बात। दूसरी बात है कि आप अगर डायबिटीज की अगर मेटफॉर्मिन नाम की गोली ले रहे हैं या फिर ऐसा ही कोई इंसुलिन ले रहे हैं या फिर बीपी के लिए आप कोई सा भी प्रोडक्ट ले रहे हैं या फिर थायराइड के लिए कोई थायरोक्सिन ले रहे हैं थायराइड के लिए, तो सर हमारी बॉडी को भी, जैसे कहते हैं ना सर कि एक बंदा अगर 25 दिन तक तंबाकू खाता है तो तंबाकू खाने की आदत लग जाती है। अगर 21 दिन तक बीड़ी पिएगा, बीड़ी पीने की आदत लग जाएगी। अगर 21 दिन तक दारू पिएगा, दारू पीने की आदत लग जाती है। एडिक्शन लग जाता है सर। हमारी बॉडी को भी गोली खाने का एडिक्शन लग चुका है। और उसको अगर जब ये आदत लग गई है तो उस आदत को आप एकदम से छुड़ाने जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसलिए उसको छूट जाएगी सर, लेकिन वो धीरे धीरे करके छूटेगी, क्योंकि ये भी एक एडिक्शन ही होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप किसी गोली को सतत यूज कर रहे हैं, हर रोज ले रहे हैं, तो वो फिर आपकी आदत बन जाती है। जब नहीं लेंगे तो वो बॉडी आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। इसलिए जो है कि आपको वो ट्रीटमेंट चालू रखना है, उसको बंद नहीं करना है। आपका वो ट्रीटमेंट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा जी। इसके ऊपर ज्यादा मुझे और कुछ नहीं बोलना। इससे आगे की मैं बात कर रहा हूँ, कई लोग आपको ये बोलेंगे कि भाई रिजल्ट कब मिलेगा और कितने समय में मिलेगा। तो याद रखना सर, इस प्रोडक्ट को आप अगर क्रॉनिक डिजीज के लिए ले रहे हैं तो इस क्रॉनिक डिजीज को आप सर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक कैंसर का पेशेंट मुझे मिला था। मुझे लगता है कि आप अगर मैं थोड़ा हिस्टोरिकल अंदाज से बात करता हूँ सर, ताकि आपको याद रहे। नहीं तो ये दिमाग जो है कि ज्यादा बातें याद नहीं रखता सर। एक बंदा को कैंसर हो गया सर, और वो उसको हमारे ऑफिस पे कोई, शायद हमारा ही कोई बंदा था जो शायद लेके आया था हम लोगों से मिलाने के लिए, उसका अच्छा करने के लिए। उन लोगों के सामने हम लोगों ने जो है कि प्रोडक्ट का एक्सप्लेन किया था सर, और उनको बताया था कि सर देखिए ऐसा है सर, सारी बातें की। लास्ट में बंदा हमको क्या बोलता है सर, बताया ठीक है ना सर, मैं सोच लेता हूं सर थोड़ा, और थोड़ा रिसर्च कर लेता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं। ठीक है ना सर, कीजिए ना, हमें क्या दिक्कत है सर। उस बंदे को मैंने पूछा सर कि भैया आपकी सारी बातें ठीक है, पहली बात तो आप ये बताइए कि आपने मुझे दो तीन बातें की, ठीक है ना सर, छोड़िए ना, कैंसर जो है सो है। आपको पता है, डू यू नो व्हाट इज द मीन ऑफ कैंसर? कहाँ सर ये हो गया, मैं तो नहीं जान रहे हैं सर। आप ये नहीं जान रहे हैं कि आपको कैंसर हो चुका है, और जिसको कैंसर हो गया है ना सर, कैंसर का दूसरा मतलब होता है कैंसल। कैंसर का दूसरा नाम ही कैंसल है सर, कोई ट्रीटमेंट नहीं है सर, नहीं है। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, आप जहां जाके दावा ठोकना चाहे ठोक लीजिए सर। किसी भी बंदे ने साला 3 साल से ज्यादा अगर किसी कैंसर के पेशेंट को जिला के दिखाया है तो हमसे मिल रहा है, एक बार हमें उनसे मिलके देखना कि कैसे जिया वो। नहीं होता मेरे भाई, नहीं होता। मैं कहा आपको ये पता चल चुका है कि आपको कैंसर है, आप ये शब्द कह रहे हैं कि मैं सोच रहा हूं। मेरे भाई, कैंसर के जो मेलेग्नेंट सेल होते हैं वो किसी भी बीमारी के किसी भी सेल से 20 गुना ज्यादा रफ्तार से चलते हैं। आज अगर 1 गुना है तो रात भर में 20 गुना बढ़ जाएगा वो, और उसके अगले दिन तो उससे 20 गुना बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले कैंसर को जो है कि कंट्रोल करना, यानी वो वहां से आगे बढ़े नहीं, उसके ऊपर सोचना चाहिए। आप क्या सोचेंगे? और दूसरी बात, आप बोल रहे हैं मैं रिसर्च करूंगा, क्या कर लेंगे आप? 18 साल तक तो रिसर्च डॉक्टर फ्रैड जूली कर चुका है सर, जिसने ये स्टेम सेल थेरापी को ढूंढ के निकाला है। अगर आप रिसर्च करें तो फिर 18 साल कर लेना, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। उसको बताया यार कि सही बात है सर। मैं कहा नहीं 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 सर, बात यही है, आपको सोचना चाहिए। जिंदा रहना है ना मेरे भाई, और जिंदा रहना है तो दो ही तरीके हैं, और उस तरीके के ऊपर हम लोग बात करेंगे सर। इसलिए अगर आपको किसी को, मेरे भाई दोस्त, मेरी बात का थोड़ा गौर से सुनना। आपको क्रॉनिक डिजीज हो चुका है, अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम किसी को है, तो उसका एक ही तरीका है कि अगर आपको ऑर्गेनल डिसऑर्डर है तो या तो इस ऑर्गन को चेंज कर लो। अगर चेंज करने को कहते हैं ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांट कर लो। और या फिर नहीं हो सकता है तो और कोई तरीका नहीं है सर। और तरीका है तो मुझे बता दीजिए,
नहीं है ना सर। कई लोग आपको ये भी बोलेंगे सर आपकी गारंटी क्या है। ठीक है ना सर, गारंटी होनी चाहिए। आप भी मार्केट में बहुत सारे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं सर, हर डॉक्टर आपकी गारंटी लेता है कि तू जिंदा रहेगा, ये वो ते वगैरह वगैरह। सर मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए हम लोग गारंटी के तौर पे क्या बोल सकते हैं सर, और क्या बोलना चाहिए। सीधी सी बात है कि सर की गारंटी शब्द हेल्थ केयर फील्ड में कभी भी यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता सर? क्योंकि इस बॉडी को जो भगवान ने बनाया है, आज साला 40 साल से कोई बंदा डॉक्टरी कर रहा है, कोई एमबीबीएस है, कोई एमडी है, कोई स्पेशलिस्ट है, जो भी है जैसे भी है, वो भी ये बोले आप करते क्या हो? सर मैं डॉक्टर की प्रैक्टिस करता हूं। 40 साल से भी प्रैक्टिस है सर। आप यहां से उठ के बाहर जाएंगे और आपके साथ कुछ नहीं होगा, इस बात की गारंटी हम कैसे ले सकते? क्या हम गॉड है? क्या हम भगवान है? नहीं सर। गारंटी शब्द कहीं पर भी यूज नहीं होता सर, और गारंटी कोई किसी की ले ही नहीं सकता, क्योंकि आप और हम भगवान नहीं है। कोई डॉक्टर नहीं लेता सर। एक बंदा मेरे को बोल रहा था सर कि मैं जहाँ कैंसर का ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ सर, वहां पर अच्छा हो रहा है, अगर आप बोलते हैं तो शुरू करते हैं, लेकिन आपकी गारंटी हो तो। मैं कहा ठीक है, ये 50 रुपए का स्टैम्प पेपर मैं तेरे को देता हूँ, आप उस दवाखाने में जाइए जहां से आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, और उसको ये बोलना सर आपका यहाँ से मैं ट्रीटमेंट पिछले 6 महीने से ले रहा हूँ, आगे 12 महीना 2 साल जितना भी होगा लूंगा, आप मुझे ठीक तो कर देंगे ना? हमेशा बोलते हैं। तो वो बोलेगा हाँ कर दूंगा ना सर। ठीक है ना सर, ये स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दीजिए कि मैं ठीक हो जाऊंगा। अगर वो लिख के देता है तो आप मेरे पास आना, मैं आपको लिख दूंगा। सर ऐसा होता ही नहीं है ना। आप किसी की गारंटी नहीं ले सकते। कोई एक बंदा बोल रहा है सर कि फिर गारंटी में, कहा है ना सर गारंटी हमारे पास, पक्की गारंटी है सर। दो गारंटी, दो। क्या गारंटी? नंबर वन, अगर आपको जो थेरापी दिखाई गई है, अगर इसको आप शुरुआत करते हैं, इसको आप लेने का शुरू करते हैं, तो कई हजारों लोग इस प्रॉब्लम से बाहर निकल गए और आज क्योर है। जिनको कैंसर था वो कैंसर मिट गया, जिनके बच्चे नहीं थे उनको बच्चे हो गए, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोला था नहीं करना पड़ा, जो पैरालिसिस में 10 साल से पड़े थे वो अभी सीढ़ियां चलते हैं सर, जिनके सिर पे बाल नहीं थे आ गए, जिनका सीरोसिस नहीं मिट रहा था मिट गया, जिनको सिकल सेल एनीमिया था उससे बाहर आ गए, जिनके, मैं ये बोलता हूं सर कि जिनके पैर के नाखून सूख गए थे वो भी वापस आ गए, जिनके बच्चे नहीं थे उनके वापस बच्चे आ गए, बच्चे हो गए सर। मैं कहाँ कहाँ तक कहूँ सर। कई सारे ऐसे हमारे पास टेस्टिमोनीज है सर। कई लोग तो बोलते हैं कि सर उनके नंबर दीजिए ना। एक दो का हमने देखे भी देखा सर, और फिर उनको मैंने बोला कि सर आपको क्रॉनिक डिजीज है? कहा हाँ है। ठीक है सर, आपको अब ये प्रोडक्ट देते हैं, आप 6-12 महीना तक लेना, और आप जब ठीक हो जाए तो मेरे साथ, तो सर मेरे को इस पूरी हिंदुस्तान में कम से कम 1 लाख लोग आदमी पहचानते हैं कि हाँ, मैं तो आपका सम नंबर मैं सबको शेयर करूंगा सर, और वो सब आपको फोन करेंगे सर इससे आपकी किडनी क्या ठीक हुई है? आप कितनों को जवाब देंगे सर? सर हम किसी की भी प्राइवेसी के साथ जो है कि मजाक नहीं कर सकते सर। अगर एक, मेरे को तो 1 लाख लोग जानते हैं, अगर उसको 1 लाख फोन अगर उसको चले गए सर, तो उसका जो प्रॉब्लम मिट गया था वो दोबारा से हो जाएगा सर। किसी की प्राइवेसी को हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर सकते सर। हाँ ये है कि आपके पर्स में, मतलब कि जितने भी लोग, मतलब कि जो लोग आपको दिखा रहे हैं या जितने बोल रहे हैं, बहुत सारे टेस्टिमोनीज है सर, बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, आप देख लीजिए सर। भरोसा तो करना ही पड़ता है सर। भरोसे पे ही ये दुनिया चलती है। अगर आप जिस भगवान को मानते हो मेरे भाई, सुबह और शाम दोनों टाइम अगरबत्ती भी जलाते होंगे, शायद कोई मुसलमान है तो शायद आदाब करते होंगे, यानी कि नमाज करते हैं। आप किसी भी तरीके से सर, हर कोई अल्लाह मानता है तो कोई ईश्वर मानता है, तो कोई माता जी मानता है, तो कोई स्वामी नारायण, तो कोई क्या मानते हैं ना सर हम लोग। मैं आप ही से पूछता हूँ सर, अपने आप से सवाल कीजिए, कभी उस भगवान को देखा है आपने जिसके लिए आपने अगरबत्ती करते हैं? नहीं देखा होता सर। लेकिन एक विश्वास है ना सर कि है, और है तो है सर। मानो तो गंगा मैया और नहीं मानो तो बहता पानी, उससे क्या फर्क पड़ता है सर? लेकिन फर्क तो उसको पड़ता है ना सर जिसकी ये प्रॉब्लम है, और जिसको ये प्रॉब्लम हो चुका है, जिसकी ये जान जाने वाली है सर। तो कहने का मतलब यह है सर कि याद रखिए मेरे भाई, गारंटी शब्द हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, और गारंटी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस थेरापी को लेके अगर दूसरे किसी व्यक्ति को ठीक हुआ है, तो वो भी आपके जैसा आदमी ही है, उसके भी आपके जैसे दो हाथ पैर ही है, उसके भी एक ही माइंड है, और वो भी देखने में आप जैसा ही लगता है। अगर वो आदमी ठीक हो सकता है तो आप भी हो ही सकते हैं। गारंटी नंबर वन, अगर आप इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो सर मैं ये कह सकता हूं कि आपकी कैसी भी क्रॉनिक डिजीज क्यों नहीं हो, अगर आपको बच्चे नहीं है हो जाएंगे सर। आपका डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा सर।
कैंसर में डॉक्टर ने आपको घर भेज दिया है सर कि बस इसकी सेवा करो, कुछ नहीं होगा, वो बंदा नहीं मरेगा सर, ये पक्का है। ऐसी कोई सी भी क्रॉनिक डिजीज अगर है, अगर इस थेरापी को लेने का आपने शुरू किया तो हो सकता है कि आप एकदम से पहले जैसे थे वैसे हो जाएंगे सर, हो सकता है सर। लेकिन एक बात पक्की है दोस्त, अगर नहीं लिया तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूं डंके की चोट पे बोलता हूं सर। और डंके की चोट यह है, अगर नहीं लिया तो ऊपर से टिकट गिरना पक्का है सर। कोई नहीं जिया सर। जिसको भी क्रॉनिक डिजीज, जिसका लीवर फेल हो गया, ट्रांसप्लांट किया, 25 30 40 लाख रुपया लगाया, 2 4 6 साल और चला, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। जिसकी किडनी खराब हो गई, ट्रांसप्लांट किया, 6 7 साल चला, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। जिसका हार्ट खराब हो गया, जिसका जो भी हुआ, जिसको कैंसर हो गया, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा सर, मेरे से ज्यादा समझदार लोग यहाँ पर बैठे हैं सर, और आप सभी को मेरी तरफ से प्रणाम है, आप बहुत ज्यादा समझते हैं। दूसरा रास्ता यही है, उसकी गारंटी पक्की है कि ऐसा होना ही, या आपके ऊपर जो है कि आपके ऊपर वक्त रखता है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं सर। कई लोग ये बोलते हैं सर कि ये प्रोडक्ट लेने के बाद चलो ठीक है ना, मेरा डायबिटीज मिट गया, चलो बीपी भी ठीक हो गया, चलो मेरी किडनी ठीक हो गई, चलो मैं लीवर से प्रॉब्लम से बाहर, चलो मेरा लंग्स वाला प्रॉब्लम चला गया, ये वगैरह। लेकिन सर ये दोबारा से तो नहीं होगा ना। तो सर एग्जैक्टली बात ऐसी है कि आप शायद ये सवाल करना चाह रहे हैं कि एक बंदे को किसी सांप ने काट लिया और उसको हॉस्पिटल ले गए सर, और स्नैक बाइटी का इंजेक्शन लाए और वो बंदे को इंजेक्शन विजेक्शन लगा के किसी तरीके से बचा लिया। और बचने के बाद जब बंदा ठीक हुआ और उसको जब छुट्टी दे रहे थे ना सर, तो उसने डॉक्टर से सवाल कर लिया कि ठीक है ना सर कि ये सांप ने मेरे को काटा था और मैं ठीक हो गया और आपने दवा दे दी सर, अब अगर दोबारा मुझे सांप काटेगा तो जहर नहीं चढ़ेगा ना सर? जी, मुझे मुझे आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है सर। सर जिस प्रॉब्लम की यानी कि जिन तकलीफों की वजह से साला रोज तम्बाकू खा खा के, रोज पड़ी क्या खा खा के, पता नहीं विमल गुटखा आरएमडी फलाना क्या क्या खा खा के, अगर किसी ने अपने अंदर मुंह के अंदर कैंसर पैदा कर लिया और वो कैंसर जो है कि स्टेम सेल से मिट गया, अब आप दोबारा से खाएंगे तो नहीं होगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है सर, फिर से होगा। आपको डायबिटीज है, डायबिटीज मिट गया सर, आपको बोला है कि आप अभी तक कुछ मीठा नहीं खा रहे हैं, मिटने के बाद आप 4 रसगुल्ला खाना, कुछ नहीं होगा। लेकिन जिसकी वजह से डायबिटीज होता है वो फिर आप टेंशन में जी रहे हैं, फिर आपका खाने का ठिकाना नहीं है, सोने का ठिकाना नहीं है, उठने का ठिकाना नहीं है, लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है, तो दोबारा होगा सर। तो उसके लिए नहीं कहा जा सकता सर, लेकिन हाँ जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम होती है, अगर उनको हम केयर करेंगे सर तो दोबारा नहीं होता है सर। जी दोबारा नहीं होता है। तो इसके ऊपर मुझे ज्यादा नहीं जाना। आगे की जो है कि हम लोग जो है कि आज एक जो है कि ट्रीटमेंट के ऊपर बात करेंगे सर। कल परसों से मुझे बहुत सारे फोन आ रहे हैं इस प्रॉब्लम को लेके, तो मैं सोचता हूँ कि मैं सबसे पहले इसी प्रॉब्लम को ले लूँ सर। एक बीमारी है सर, एक डिजीज है जिसका नाम है ओटिज्म। मैं ऑटिज्म के बारे में बोल रहा हूं, और मैं जो है कि अभी आप लोगों से सवाल करूंगा सर, और आप ही से मैं जानूंगा, क्योंकि पिछले 4 दिन से मैं मेहनत कर रहा हूं सर कि मैं कोशिश करूं कि आपको जो है कि इस चीज के बारे में पता चले और ये कहां पर कैसा काम कर सकती है कि नहीं कर सकती, उसके बारे में जो है कि आपको जो है कि बताया जाए। तो मैं सवाल करना चाहूंगा सर, किससे सवाल करूं, किससे सवाल करूं, किससे सवाल करूं, किससे सवाल करूं? हमारी एक लीडर बैठी है और बैठा है सर, लेकिन मैं पूनम ठक्कर, रिपल दोषी, रिपल सर से बात कर, रिपल सर से बात करना चाहूंगा सर। रिपल सर आप मेरी बात सुन रहे हैं? मैडम अगर इनको थोड़ा जो है कि वो कीजिए। हाँ सर। हाँ रिपल सर से बात करना, डू यू लिस्निंग मी सर? यस, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग सर। एक बंदे को ओटिज्म है और ओटिज्म में क्या ये प्रोडक्ट काम करेगी? 100% कैसे सर? के सेल एक्टिव हो जाएंगे सर। डॉर्मिन हो रहे थे। हाँ पहले मुझे हाँ। ये बताओ, ओटीजोन क्या आप ओटीजोन बोल रहे हो? किस बीमारी को बोलते हैं? जी जी जी। ओटिज्म, ओटिज्म के बारे में और अगर कोई लीडर जानता है तो सर बता सकता है, बोल सकता है सामने से, बताइए सर ओटिज्म होता क्या है? कोई इतने लोग सुन रहे हैं, कोई बता पाएगा? मैं बताऊं सर? सर मैं बताना चाहूंगी। हाँ जी। हाँ सर बताइए मैम।
गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर, आप सभी को। इसका जस्ट एकदम सेम टू सेम एक केस आया सर। जस्ट अभी 2 दिन पहले मैं आपसे बात करवाई थी उस पेशेंट को। और पेशेंट की जो माता है वो भी कम एज की है, और बच्चा जो है सिर्फ 1.5 साल का है। और उसको मतलब ये ऐसा है कि सर वो ब्रेन में उसके मतलब तकलीफ है। कहने का मतलब वो देखती है, सुनती, समझती है, लेकिन कुछ चीजों के लिए इशारा मतलब कर पाती है। कभी अचानक वो मुस्कुराएगी, कभी वो अचानक रोने लग जाएगी। मतलब सर उसका दिमाग का जो है ना, मतलब अलग अलग तरीकों से काम करता है। और हाथ पैर में कभी कभी उसको झटके टाइप से भी आता है, मतलब हाथ पैर को भी कभी कभी वो कर देती है। और कभी अचानक से रोने लग जाएगी। ऐसा है सर, मतलब वो दिमाग से बोल सकते हैं एक टाइप का डाउन सिंड्रोम टाइप का है सर। लेकिन उसमें जो उसका ब्रेन है ना, वो अलग अलग तरीके से वर्क करता है। और सर उसका जो बॉडी था ना, पहले जब वो क्या होता था, जब पहले बहुत ज्यादा रोती थी तो हल्का सा नीला पड़ जाता था उसका बॉडी। तो ऐसे था सर, तो वैसे ही टाइप का मुझे लग रहा है। बाकी मैं और इसके बारे में कुछ ज्यादा बता नहीं पाऊंगी सर। बट लगता है कि 100% इस चीज के लिए मैं श्योर हूँ कि स्टेम सेल से मतलब ट्रीटमेंट हो जाएगा सर। ये चीज है। थैंक यू सो मच सर। सर आप म्यूट है सर, एक सेकेंड। सर अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ममता जी, आपको क्यों लगता है कि ये ठीक हो जाएगा? इसलिए लगता है सर क्योंकि हमारा जो स्टेम सेल है वो न्यूरो सेल्स के ऊपर काम करती है सर। और वाह, ये जो शाबाश, इसका जो वेरी गुड, शाबाश शाबाश, थैंक यू सो मच सर। ग्रेट तो ग्रेट। मुझे 100% इस चीज के लिए श्योरिटी है सर कि न्यूरो सेल्स को एक्टिव करेगा। और हाँ, उस चीज के लिए सुधार तो करेगा सर ब्रेन को, और 100% वर्क होगा सर। शाबाश, वेरी गुड। ये मैडम छत्तीसगढ़ से है सर, भिलाई से, और खुद एक टीचर भी है और हेल्थ केयर में भी बहुत अच्छा ध्यान देते हैं। तो अब मैडम, वेरी गुड, वेरी नाइस, आपका नॉलेज बहुत बढ़िया, उनको इस तरीके से दीजिए। हम थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन मतलब और कर लेते हैं ताकि जितने लोग और भी बैठे हैं उन सबको भी ओटिज्म के बारे में पता चले। सर, ओटिज्म क्या होता है? मैडम ने अच्छा बताया, लेकिन मैं थोड़ा उसको डीपली जो है कि एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा सर। ओटिज्म का मतलब होता है कि देखिए, जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तो किसी कारणवश मतलब कि उसमें कुछ डेफिशिएंसी रह जाती है सर। वो कारण के ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। और वो जब बच्चा पैदा होता है तो देखिए, पैदा होते हैं तो सारे बच्चे एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है सर, तो माता पिता को पता चलने लगा है कि लगता है कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल का मतलब क्या है कि 5-6 महीने का बच्चा होता है तो वो रोता है, चिल्लाता है, इधर इधर पलटी मारेगा, ये करेगा वो करेगा। वो ऐसा नहीं हो रहा, थोड़ी देर कभी रोएगा नहीं तो रोएगा ही नहीं, पड़ा है तो पड़ा है, दिखाएगा तो दिखाए, चलो ठीक है। साल भर का होते होते तो एक बच्चा होता है, उसको फीलिंग भी आना शुरू होती है, मम्मा डैडा ये सब बोलना शुरू करता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा। उसके बाद जो है कि ठीक 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 इसी तरीके से आगे जाता 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 है, और जब वो बच्चा 10-12 साल का होने आता है तब माँ बाप को पता चलता है कि ये अभी ठीक तरीके से चल भी नहीं पाता, बोल भी नहीं पा रहा है, अपनी इच्छाएं भी जाहिर नहीं कर पा रहा है, इसकी इच्छा में आती है वो करता है, यानी कि वो नॉर्मल चाइल्ड नहीं है। ऐसी अगर कंडीशंस पैदा होती है सर, तो इसको कहा जाता है ओटिज्म। ये ओटिज्म का जो है कि सिम्टम्स है सर। इसको दूसरी भाषा में डाउन सिंड्रोम भी कह सकते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम में थोड़ी एक अलग और परिभाषा होती है, इसलिए मैं वो डाउन सिंड्रोम शब्द यूज नहीं कर रहा। तो सर, जिस भी देखिए सर, ये बच्चा बहुत अच्छा होता है, माँ बाप के लिए बच्चा कैसा भी हो सर, बच्चा बच्चा ही होता है। वो जब तक छोटा होता है तब तक ठीक होता है सर, लेकिन सर ये जब बड़ा होता है तो माँ बाप के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी करता है सर। क्योंकि इस प्रकार का बच्चा, इसमें एग्जैक्टली क्या हो रहा होता है सर, ये प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम यह है कि बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चे की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, जैसे जैसे उसका शारीरिक डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे उसका ब्रेन का डेवलपमेंट होना भी बहुत जरूरी है सर। क्योंकि जैसे उम्र बढ़ेगी और शारीरिक डेवलपमेंट होता है, अगर ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा तो एज लाइक आपने एक पिक्चर देखा होगा सर, वो रेखा का और उसका है, मैडम आपने कभी देखा हो तो, उसमें जो है कि वो ऋतिक रोशन को एक ऐसा बच्चा बताया गया था। तो सेम वे में कौन मिल गया?
हाँ जी सर, हाँ ठीक, ऐसा ही कुछ। तो आपने देखा होगा कि बच्चा बड़ा हो गया लेकिन उसका ब्रेन काम ही नहीं कर रहा है। कहने का मतलब ये है सर कि उम्र बढ़ती जाती है और शारीरिक वृद्धि भी होती जाती है, लेकिन उसकी मानसिक ग्रोथ नहीं होती सर। वो बच्चे में जो एक साधारण बच्चे में गुण होने चाहिए वो आते ही नहीं है, वो ऐसा वैसा 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 वैसा। तो सर एग्जैक्टली इसको अगर दूसरी भाषा में बोला जाए तो इसको ओटिज्म कहा जाता है, और ये बड़ी डेंजर एबनॉर्मल। प्रॉब्लम है सर। हाँ सर, ये बड़ी डेंजर प्रॉब्लम एबनॉर्मल। है, और इसका कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं सर। मैं कई पेशेंट से मिल चुका हूं सर, आज मेरे गुरु से भी मेरी बात हुई थी। उन्होंने ही बोला कि सर की सही बात है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कहीं पर किसी जगह पर कोई ट्रीटमेंट इसका है ही नहीं सर। वो वैसा ही रहता है, और वो जिंदगी भर जो है कि माँ बाप के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि वो नहीं करना चाहता सर। लेकिन अब कोई भी माँ बाप के लिए बच्चा तो बच्चा ही होता है सर, फिर वो 20 साल का, 25 साल, 30 साल, 40 साल का भी होगा, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलेगा सर। तो इसको वो कहते हैं सर, उसको जो है कि ऑटिज्म कहते हैं। तो सर ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली समझ लीजिए सर, ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली ब्रेन से रिलेटेड है। ये प्रॉब्लम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है सर। और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि ये डिसऑर्डर ऐसा है सर कि हमारे एक ब्रेन का पार्ट जो है कि पैरालाइज हो गया होता है। पैरालाइज का मतलब कि जो काम नहीं कर रहा है, जो सोचने से, हमारे ब्रेन का काम क्या है सर? सोचना, समझना, संवेदनाओं को लेना, आना जाना, वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करना, वो सारा ब्रेन के पास है सर, ये ब्रेन का काम है। लेकिन ब्रेन का एक पार्ट अगर पैरालाइज हो जाए, यानी कि ब्रेन के एक पार्ट में जब न्यूरॉन सेल डैमेजेज हो जाते हैं माता के गर्भ में ही, और माता के गर्भ में ही जब वो डैमेज हो जाते हैं सर, तो वो फिर आप जानते हैं सर कि वो कौन से सेल डैमेज हुए हैं? स्पेशलाइज सेल। और स्पेशलाइज सेल कभी भी जीवन में दोबारा एक्टिवेटेड नहीं होते, इसलिए वो बंदा तो बड़ा होता जाएगा लेकिन उसकी ये दिक्कत शुरू होगी। तो अब आप अगर पिछले 4 दिन से समझ रहे हैं कि क्या इस प्रोडक्ट, इसमें हमारी प्रोडक्ट काम लग सकती है, तो मैं आपको इतना कहना चाहूंगा सर कि हमारी प्रोडक्ट काम लग नहीं सकती सर। सिर्फ और सिर्फ, ओनली एंड ओनली स्टेम सेल थेरापी ही ऐसी है कि जो उसमें काम कर सकती है, बाकी की कोई थेरापी उसमें काम कभी करेगी ही नहीं, और नहीं कर रही है सर। कई लोगों ने 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, यहां तक कि 1 करोड़ रुपया खर्चा करने वाले लोग भी हैं जिन्होंने कर चुके सर, लेकिन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप इस बात को, हम पिछले 4 दिन से इसी गाने को गा रहे हैं सर, कि अगर हमारी कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो स्पेशलाइज सेल के डैमेज होने की वजह से आती है, और स्पेशलाइज सेल अगर डैमेज हो गया तो वो दोबारा रीएक्टिवेटेड होता ही नहीं है। और उसको एक्टिवेटेड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रेनू मैडम बताइए? हाँ सर, स्पेशलाइज सेल ही चाहिए ना हमको, स्टेम सेल चाहिए। स्टेम सेल चाहिए जी। और अगर हमारे पास कोई नाड़ का स्टेम सेल पड़ा है तो उसका उसका उपयोग कर ले, और अगर वो नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? प्लांट स्टेम सेल सर। प्लांट स्टेम सेल। यस, एब्सोल्युटली राइट सर, शाबाश, वेरी गुड। यानी कि यहाँ पर आपको ये पता चल जाना चाहिए सर, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि अगर प्लांट स्टेम सेल हम देंगे तो प्लांट स्टेम सेल का मोड ऑफ एक्शन क्या है। जब हम उसको टंग के नीचे रखेंगे तो वो जो है कि यहां से होके सीधा ब्रेन में जाएगा, क्योंकि टंग के नीचे 1600 से ज्यादा ब्लड कैपिलरीज के ओपनिंग है। वो ब्रेन में जाएगा, और ब्रेन जो है कि ब्लड वेसल से जुड़ी है, और सीधा ही वो ब्लड में जाता है, और ब्लड हमारे ब्रेन में भी जाता है। अब याद रखना सर, हमारे ब्रेन में स्टेम सेल ऑलरेडी है, लेकिन कैसे है? डोरमेंट है। वो वो कभी एक्टिवेटेड होंगे ही नहीं, वो तो सोए हुए हैं। लेकिन ये स्टेम सेल जब जाता है ब्रेन के पास, तो हमें ब्रेन को समझाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैं कल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारी बॉडी, हर एक ऑर्गन ये समझता है कि इसकी कहाँ जरूरत है, वो ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब करता है। तो ब्रेन के पास जो स्टेम सेल है वो डॉर्मेंट है, लेकिन ब्रेन को ये पता चला कि ये इधर से आया है, तो ये क्या करेगा सर कि हमारा जो डॉर्मेंट स्टेम सेल है उसके अंदर अपने न्यूक्लियस और डीएनए को ट्रांसफॉर्म करेगा थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, थ्रू जो है कि थ्रू इलेक्ट्री मैग्नेटिक पावर के। ये आखा एक जो है कि
प्रोसेस होता है सर। इसमें डीएनए और न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्म होता है, और जैसे ही ट्रांसफॉर्म होता है तो हमारा जो ब्रेन का स्टेम सेल है वो एक्टिवेटेड होता है, और वो जैसे ही एक्टिवेटेड होता है तो वो मदर सेल है मेरे भाई, और उसके अंदर ये क्वालिटी है कि वो अपने आप को स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट कर सकता है। यानी कि वो फिर से नया न्यूरॉन बनाएगा जो डैमेज हो चुका है, और वो जब नया न्यूरॉन बनेगा तो एक का दो के चार, चार के आठ, और आठ के 10 और हजार लाख करोड़ ऐसे सब होते जाएंगे सर। लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, और जब ये सेल्स बन जाएंगे तो इनका तो काम ही है सर। सर अगर आप मकान चुनना जानते हैं, अगर आप बेहोश हो गए लेकिन आपको फिर से ठीक किया जाए तो आप उठ के मकान चुनने का काम करेंगे, आप मिट्टी डालने का काम नहीं करेंगे, सीधी बात है। तो सेम वे में ये भी वो काम करेगा सर, और वो जैसे ही वो ये काम करना शुरू करेगा तो हमारे न्यूरॉन का जो काम है बॉडी को कंट्रोल करना, संवेदनाओं को समझना, पूरी बॉडी का जो है कि ध्यान रखना, उसके बाद में जो है कि मैसेजेस का आदान प्रदान करना, विचार करना, बुद्धि दौड़ाना, ये सारा का सारा सोचना, ये सब काम इसी का है सर। तो वो काम होना शुरू होगा, और जब वो काम होना शुरू होगा तो उस बच्चे का बिहेवियर अपने आप बदलेगा। फिर उसको समझ में आने लगेगी कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मेरे भाई है, ये मेरा ये है, वो है, उसको ये आएगा। उसके बाद उसको फीलिंग होगा कि अब ये बोल रहा है, वो खराब बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो अच्छा बोल रहा है, उसको ये समझ में आने लगेगा। यानी कि सर ये मोड ऑफ एक्शन है हमारे स्टेम सेल का। तो जो इस प्रकार को ऑटिज्म नाम की प्रॉब्लम या डाउन सिंड्रोम नाम का प्रॉब्लम अगर किसी को है, तो इसमें ओनली एंड ओनली एक ऐसा तरीका है कि जिसको अपना के आप अपने बच्चे की वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं मुझे कि सर इसका कितना फायदा होगा। मैं कहता सर हम तो हमेशा 100% के बारे में ही सोचते हैं कि हमने अगर किसी को प्रोडक्ट दिया है, अगर हमने ये थेरापी शुरू कर रही है, तो हम 50%, 60%, 70% के लिए क्यों सोचे? क्योंकि हमारे सामने हमें तो आशा वही करनी चाहिए, क्योंकि सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। मैं बहुत जल्दी ये सारा सीरीज पूरी होने के बाद में एक दिन 2 घंटे के लिए स्पेशली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर भी मीटिंग लगाने वाला हूँ सर। सर हमारे और पास उस मैटर पे हम लोग 3 मिनट है जी सर हमारे पास। हाँ जी, तो हम 50%, 60%, 70% के बारे में क्यों सोचे? क्यों ना हम ये सोचे कि 100% हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो 100% ठीक होता है सर। मार्केट में बहुत सारे रिजल्ट हैं, बहुत सारे रिजल्ट इस जो है कि इस ऑटिज्म के ऊपर लिए गए हुए हैं सर। और इस ऑटिज्म के ऊपर जो है कि बहुत सारे बच्चे ठीक हुए हैं। तो आपको जो है कि मैं इतना कह सकता हूं, लेकिन सर याद रखना इसके लिए आपको नॉर्मली भी 1 साल, 1.5 साल और या हो सकता है कि 2 साल तक इस थेरापी का यूज करना पड़े। ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जिसको आप 2, 4, 10 दिन में सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन ये भी बात पक्की है सर कि अगर 1, 1.5 साल भी आपने लिया है सर, तो हमने सारे बच्चे देखे हैं, उनके बिहेवियर में उनका वो ये थे 70 से 80% तक लोगों को जो है कि उसका जो है कि बिहेवियर ठीक हो गया सर। और ऐसा लगता है कि 70 से 80% तक हो जाता है तो उसकी शादी भी हो जाती है, वो पढ़ाई भी अच्छी से कर लेता है, आपके भरोसे वो नहीं रहता, उसका अच्छा बुरा सब समझ लेता है। इतना ही तो हमें चाहिए होता है सर। और अगर इतना हम लोग कर पाते हैं तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं सर कि आप जो है कि ऑब्जर्वेशन ही 100% का रखिए, आपका बच्चा 100% ही ठीक हो सकता है, और वो इसी थेरापी से हो सकता है और कहीं से नहीं हो सकता। कई लोग ये भी पूछते हैं सर कि हम जिस थेरापी को मार्केट में लेके आए हैं उसमें दूसरों में क्या फर्क है। तो मैं खाली इतना ही कहना चाहता हूं सर, आज तक जितने भी लोग मार्केट में हैं सब अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, बहुत ही सारे, कोई गलत नहीं है सर, सब ठीक है। लेकिन सारे के सारे कंट्रोल के ऊपर काम करते हैं। जब वो देते हैं तो बोलता है कि ये ले लीजिए, इससे आपका ये कंट्रोल हो जाएगा, ये ले लीजिए आपका ये कंट्रोल हो जाएगा, ये लीजिए। कोई ये नहीं कहता सर कि आपका ये मिट सकता है। और मेरे भाई, आपको जो थेरापी अभी सुनने के लिए मिल रही है, आपने जिस थेरापी का नॉलेज लिया है, वो थेरापी किसी भी अनक्योरेबल डिजीज को जड़ मूल से मिटाने की जो है कि कवायद रखती है सर, कवायद रखती है। और कई सारे ऐसे टेस्टिमोनीज आपको मिल जाएंगे कि जिनका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ही हो गया सर। लेकिन एक बात है कि भरोसा तो करना पड़ेगा, थोड़ा लॉन्ग टर्म लेना पड़ेगा, और जो है कि आपको जितना बोला गया है उतना जो है कि उस तादाद में आपको डोज लेना पड़ेगा सर। तो मुझे लगता है मैडम कि शायद
टाइम हो समय गया पूरा सर। होने को आया है। जी, तो जो है कि जितने भी आज हमने ऑटिज्म के ऊपर जो है कि ट्रायल की, कल हम कैंसर के ऊपर बात करेंगे सर, उसके बाद हम डायबिटीज के ऊपर भी बात करेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी पैरालिसिस के ऊपर भी बात करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है कि सोरियासिस के ऊपर भी बात करेंगे, उसके बाद बच्चे क्यों नहीं होते और इससे क्यों हो जाता है उसके ऊपर भी वन बाय वन लेंगे हम लोग, वन बाय वन। देखिए, हमें डॉक्टर नहीं बनना है और आप बनने के बारे में सोचना भी मत सर, डॉक्टर नहीं बनना है, लेकिन एटलीस्ट हमारा विजन क्लियर होना चाहिए